Hello guys, a very good evening to all of you and welcome back to my YouTube channel. My name is Prachi Tekriwal and I hope you all are doing well. So friends, आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, जो कि आपके लेबर लॉ कोड 55 यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जा चुके हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आगे पूछे नहीं गए हैं लेकिन वो पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन सिर्फ यूजीसी नेट वालों के लिए ही नहीं है, जो लोग आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ये उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। और एक बात आपको और चीज़ देखनी है कि आपको जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो है उसको लाइक करना है, शेयर करना है, सो दैट कि जो आपके नीडी फ्रेंड है जिनको भी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिल पाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट फोरम। ठीक है, तो आपको बताना है कि लीगली कौन इसमें से कौन सा ऐसे वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट फोरम है जो कि लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको उसको सेटअप करना ही करना है। तो इसमें आपके कौन कौन से आ रहे हैं, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल है, शॉप काउंसिल है, ज्वाइंट काउंसिल है, वर्क कमेटी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का क्या रोल था, कि अगर जो वर्कर्स है बेसिकली वो आपके लिए काम करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें उनको इतना राइट देना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए फैसलों में अपना जो सहयोग है, ठीक है, जो सपोर्ट है, जो रिव्यूज है, फीडबैक है, ये सारी चीजें दे सके। ठीक है, उनको एक बिलोंगिंगनेस का जो है वो फीलिंग हो। ठीक है, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का बेसिकली यही एम था। और इसके लिए प्रोविजंस दिए गए थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ही कहा गया था कि जिस एस्टैब्लिशमेंट में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक कमिटी फॉर्म करनी है। और ये जो कमिटी है वो क्या रहेगी, उसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, एम्प्लॉयर्स के भी और वर्कर्स के भी। ओके, तो ये जो कमिटी है इसको क्या नाम दिया गया, इसको दिया गया नाम वर्कर्स कमिटी। ठीक है, यानी कि स्टैट्यूटरी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट फोरम है वर्कर्स कमिटी, फाइन, वर्क्स कमिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वर्कर्स कमिटी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ कंटीजेंसीज आइडेंटिफाइड बाय विलियम बेवरेज इन हिज कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो विलियम बेवरेज कौन थे भाई, ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, विलियम बेवरेज एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात की थी। ठीक है, लोगों की इस मतलब लोगों की को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की उन्होंने बात की थी। ठीक है, तो अपनी स्कीम में इन्होंने जो है 5 जियांट इवल्स की बात की थी। जियांट इवल्स यानी कि ऐसे बड़े इवल्स है 5 जिसकी वजह से मतलब जिनको हटाना बहुत ज़रूरी है, जिनका इरेडिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें आपके कौन कौन से इवल्स थे, उसमें बेसिकली उसमें सबसे पहले उन्होंने बात की थी वांट की। ठीक है, वांट यानी कि जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको प्रोवाइड किया जाए लोगों को और उसके वांट को खत्म किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरी प्रॉब्लम क्या आती थी, रोटी कपड़ा सबको, मकान सबको मिल गया, फिर आती थी बीमारियों की बात। ठीक है, तो लोगों को हेल्थ जो है हेल्थ इंश्योरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट था, उनको बीमारियों से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वहाँ पे किसकी बात आई, डिजीज की बात आई। फाइन, तो वांट और डिजीज आपका हो गया, जो कि आपको किस में मिल रहा है, आपको ऑप्शन नंबर 2 और 3 में मिल रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर उन्होंने थर्ड किसकी बात की थी, कि भाई जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, ठीक है, जो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा क्या फेस करना पड़ता है। अगर कोई इंसान गरीब है तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, राइट, उसको इग्नोर करते हैं, उसको अपने साथ जो है शामिल नहीं करते किसी चीज़ में। तो यहाँ पे जो तीसरी प्रॉब्लम थी इवल्स की उन्होंने बात की थी, वो था इग्नोरेंस। ठीक है, तो उनका क्या कहना था कि वांट को कम किया जाए, डिजीज को कम किया जाए, इग्नोरेंस को कम किया जाए, जो कि गरीबी के कारण उनको
झेलना पड़ता है, ठीक है। फिर उन्होंने नेक्स्ट बात की थी स्क्वेलर की। स्क्वेलर मीन क्या होता है? बेसिकली स्क्वेलर का मतलब क्या होता है कि जो एक्सट्रीमली डर्टी जो है लुक होता है। जैसे अगर कोई गरीब है तो उसको हर चीज़ नहीं फैसिलिटी मिल पाती है, तो आप देखे होगे ना कि कितना मतलब उनको नहाने की प्रॉपर जगह नहीं मिलती, कपड़े नहीं मिलते प्रॉपर तरीके, तो उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई ना करने के कारण हाइजीन के मामले में बहुत ज़्यादा अवेयर ना होने के कारण थोड़े गंदे से अगर वो रहने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाए, अवेयर कराया जाए और उनको जो है हाइजीन और ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए जो है प्रेरित किया जाए। फाइन। फिर आइडलनेस की बात करते हैं, तो जो लोग खाली बैठते हैं, अब भाई पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीज़न तो यही है ना कि खाली बैठना, ठीक है। तो जो खाली बैठे हुए हैं उनको काम दिया जाए। तो बेसिकली यही 5 चीज़ों की उन्होंने बात की थी, विलियम बेवरेज ने बात की थी। आपको ध्यान रखना है विलियम बेवरेज के उन्होंने बेवरेज रिपोर्ट प्रोवाइड की थी, और जिसमें उन्होंने सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात की थी, और उसमें उन्होंने 5 जियान टेबल्स की बात की थी, 5 बुराइयों की, 5 बड़ी बुराइयों की, जिसको कि ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आता है आपका वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वेलर एंड आइडलनेस। फाइन। तो आपको क्या आंसर होगा? जो आंसर होगा वो आंसर नंबर होगा 3, जिस वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वेलर एंड आइडलनेस। फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एचआर का, पिग्मेलियन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो आपको बताना है कि पिग्मेलियन इफेक्ट जो है किससे जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं पिग्मेलियन बेसिकली ये टर्म कहाँ से आया, या ये जो टर्म है ना, एक ग्रीक स्कल्पचर थे पिग्मेलियन, ठीक है, उनके नाम से लिया गया था। वो अपने ही द्वारा बनाई हुई एक मूर्ति की उन्होंने बहुत तारीफ की, ठीक है। और इसी पिग्मेलियन इफेक्ट को जो फर्दर लेके गए रॉबर्ट रोजेंथल। फाइन। तो इसीलिए इसको कभी कभी पिग्मेलियन इफेक्ट के साथ साथ रोजेंथल इफेक्ट भी जो है वो बोला जाता है, ठीक है। पिग्मेलियन इफेक्ट तो है ही, क्योंकि ये ग्रीक जो स्कल्पचर थे पिग्मेलियन उनके नाम पे पड़ा था, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, रोजेंथल इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि रॉबर्ट रोजेंथल ने इसको और क्या किया था, इम्प्रूव किया था। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें बेसिकली कहा गया कि अगर हम लोग किसी पर्सन में विश्वास दिखाते, ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। फाइन। अगर हम लोग उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या मतलब होता है, उनके ऊपर उसका पॉजिटिव असर आता है और वो लोग अपने काम को अच्छा और अच्छा बना देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हाई एक्सपेक्टेशन है तो दैट विल लीड टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। फाइन। जैसे कि हमारा अगर कोई सीनियर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एंड हमारा जो बॉस है ही एक्सपेक्ट अस टू डू बेटर, ठीक है, और वो हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है, तो उसके एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग अपनी पूरी मेहनत डालते हैं, ठीक है, और डालते हैं, और उसकी वजह से हमें रिजल्ट भी क्या मिलता है, अच्छा मिलता है। तो यानी ओवरऑल यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की बात की गई है। यानी कि आपकी जो इंटरनल डेवलपमेंट का काम करता है वो एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जो सामने वाले का एक्सपेक्टेशन है वो आपकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। आप अपने आप ही उस चीज़ को अपने इम्प्रूवमेंट के लिए ले लेते हो। फाइन। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होता है पिग्मेलियन इफेक्ट का मतलब, ठीक है। उसका टर्म आया था पिग्मेलियन के नाम से, और इसको कंटिन्यू किया था रॉबर्ट रोजेंथल ने। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है एचआरडी मैट्रिक्स की। तो एचआरडी मैट्रिक्स लिंकिंग एचआरडी सबसिस्टम, जिसमें एचआरडी सबसिस्टम को लिंक किया गया था किससे, डेवलपमेंट डायमेंशन से, और इसको किसने एडवांस किया था, ठीक है। अगर आपको पता हो, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि सबसे पहले एचआरडी का सिस्टम कहाँ यूज किया गया था। तो बेसिकली वो लार्सन एंड टुब्रो में यूज हुआ था, ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था। और वहाँ पे किसने स्टैब्लिश किया था, इसको मिलके किया था टीवी राव एंड उदय परीख ने। ओके। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो है एचआरडी सिस्टम इमर्ज हुआ था इंडिया में 1974 में, और लार्सन एंड टुब्रो में ये इस्टेब्लिश हुआ था, जिसको आईएम के प्रोफेसर टीवी राव, डॉक्टर टीवी राव और डॉक्टर उदय परीख ने क्या किया था, मिलके इस्टेब्लिश किया था। लेकिन अगर हम लोग मेन इनकी बात करें तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो डॉक्टर टीवी राव का है, ठीक है, जो आईएम अहमदाबाद के एक बहुत नामी गिरामी प्रोफेसर, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर टीवी राव, ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे आपके 6 डायमेंशंस होते हैं, जिसमें कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में हम लोग सबको जानते हैं, कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो जितना वो काम कर चुका है उसका एनालिसिस किया जाता है। फिर पोटेंशियल अप्रेजल होता है सेकेंड डायमेंशन। पोटेंशियल अप्रेजल का क्या मतलब हुआ कि वो आगे क्या कर सकता है, इस चीज़ का एनालिसिस किया जाता है। एम्प्लॉय की काउंसलिंग की जाती है, ये थर्ड डायमेंशन होता है। फिर
चौथा डायमेंशन क्या होता है, करियर डेवलपमेंट और प्लानिंग की बात की जाती है। पांचवा एचआरडी का डायमेंशन क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। और छठवा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता है। ओके, तो आपको ये 6 डायमेंशन बेसिकली आपको ध्यान में रखने हैं और आपको याद रखना है कि एचआरडी मैट्रिक्स को लिंक करने वाले, एचआरडी सिस्टम को जो है डायमेंशन से लिंक करने वाले कौन थे, डॉक्टर टीवी राव थे, और उसमें उनका साथ दिया था डॉक्टर उदय परीख ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी पॉसिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट विद इन द इन्वॉल्व ग्रुप। ठीक है, अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, सपोज कीजिए आपके 2 ग्रुप हैं और इन 2 ग्रुप में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, वो दोनों इनके बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। बिकॉज अगर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, लोग एक दूसरे से बेहतर करना चाहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को कम दिखाने के लिए ही सही, इन्फीरियर दिखाने के लिए सही, वो अपने मेहनत करने लगते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है और कॉन्फ्लिक्ट जहाँ ज्यादा बढ़ जाता है वहाँ निगेटिव इफेक्ट भी हो जाता है। बिकॉज एक दूसरे को रेजिस्ट करने के कारण स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होने लग जाती है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, ग्रुप कोहेसिवनेस इंक्रीजेस। ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस जो है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकता है ना। ग्रुप बिकम टास्क ओरिएंटेड, ग्रुप जो है टास्क ओरिएंटेड बन सकता है, अपने काम पे ज्यादा फोकस करने लग सकता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिकम्स मोर रिजिड, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा रिजिड बन सकता है। ठीक है, कुछ निगेटिव इफेक्ट्स भी इसके आएंगे। और लीडरशिप बिकम मोर रिजिड, लीडरशिप भी रिजिड बनानी पड़ेगी इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये निगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है और पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकता है। तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, यहाँ पे चारों ही ऑप्शंस आपके राइट होंगे, यानी कि आंसर नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा 3। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, स्ट्रेस होता है, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही जो है चीजें हो सकती हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following viewed unemployment as the outcome of the disorganization of economic system? अब इसमें से कौन है जिन्होंने कहा था कि जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब डिसऑर्गेनाइजेशन होती है इकोनॉमिक सिस्टम में, उसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है। यानी कि अगर इकोनॉमिक सिस्टम प्रॉपर अरेंज रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें बात करें तो इसमें जो एक मतलब आपके किसने जो इस बात को सामने रखा था, जो जिन्होंने रखा था उनका नाम क्या था, बेसिकली लायोनेल एडल ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। बेसिकली आपके ये कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसमें हम लोग फॉरेन एचआर की बात करने लगते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें रहेंगी वो आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, लायोनेल एडल ने। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज TQM काइट मार्क्स। तो TQM बेसिकली क्या होता है, TQM का मतलब होता है हमारा फेवरेट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए शुरू से ही चीज़ों के इम्प्रूवमेंट में लग जाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करने के लिए हर चीज़ों को पहले से ही मतलब क्या करते हैं, हर चीज़ को पहले से ध्यान रखते हैं, हर टाइम का ध्यान रखते हैं, क्वालिटी को पहले से ही देखते हैं, ताकि अल्टीमेटली जो हमें रिजल्ट मिले वो क्या मिले, अच्छा मिले। ओके, तो TQM की तो बात हो गई, TQM दिया कि काइट मार्क्स की अब बात हो रही है। तो काइट मार्क्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है, तो अभी देखो काइट मार्क्स का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे मार्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, मार्क्स की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी तरीके का आप क्या छोड़ जा रहे हो, निशान छोड़ जा रहे हो। और निशान कोई क्या छोड़ता है तो क्या होता है, या तो निगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। पॉजिटिव में क्या हो सकता है भाई, अगर वो कोई अच्छा चीज काम निशान छोड़ रहा है, काम छोड़ कर रहा है, तो इसका मतलब उसको अवार्ड मिलेगा। तो डेफिनेटली TQM काइट मार्क का मतलब हो गया TQM अवार्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो TQM अवार्ड में क्या होगा, जो भी उसको नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से एक डिसिप्लिन कह सकते हो और मेंटेन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक एक्सटर्नल असेसमेंट किया जाता है और उसके लिए ही उसको अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें फेमस हम लोग कुछ TQM काइट मार्क की बात करें तो आपको ISO पता है। ठीक है, तो ये ISO 9004, फिर जापान डेमिंग प्राइज है, मालकोम ब्रिज है, नेशनल क्वालिटी अवार्ड है। तो ऐसे बहुत सारे जो है आपकी चीज़ों को मतलब इसको जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये बहुत सारी इन सारे अवार्ड्स की यहाँ पे मतलब मेन अवार्ड्स हैं ये सब।
फाइन। अगर किसी को भी आप भूल जाओगे तो ISO को तो आप नहीं भूल सकते। ओके, तो ISO 9004 इज ऑल्सो a TQM टाइप मार्क, फाइन। तो आंसर इसका क्या होगा? इट इज अ सेट ऑफ TQM अवार्ड, ऑप्शन नंबर 4। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग है और इसमें हमारा प्यारा हॉथॉर्न इफेक्ट जो है वो फिर से आ गया। ओके ओके, तो ये जो है ना मतलब अगर जब तक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रहेगा तब तक जो है आपका हॉथॉर्न इफेक्ट रहेगा। तो अभी देखो यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 है। ओके, तो लिस्ट 1 में आपका क्या है? प्लेसबो इफेक्ट है, हॉथॉर्न इफेक्ट है, पिग्मेलियन इफेक्ट है, हेलो इफेक्ट है। देखिए पिग्मेलियन इफेक्ट हम लोग ने अभी पढ़ा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका आंसर भी हमें दिखाई दे रहा है, सेल्फ फुलफिल्ड प्रोफेसी। ओके, तो देखिए सी का आंसर नंबर तो हमें तो पहले ही मिल गया, सी का क्या हो गया? 1 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में जो है ऑप्शन है इसमें किसमें सी का 1 है, तो सी का 1 तो हमें पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी हमें यहाँ पे आंसर क्या हुआ? मिल गया, ठीक है, यानी कि 3 4 1 2 ही हो सकता है क्योंकि सी का 1 तो सिर्फ इसी में ही है, ठीक है। लेकिन बाकी हम लोग ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका हेलो इफेक्ट की बात हो रही है, हॉथॉर्न इफेक्ट की बात हो रही है। तो हॉथॉर्न इफेक्ट में डेफिनेटली आपका क्या किया था? एक कंट्रोल बिहेवियर की जो है वो लिया गया था अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ का? 4 होगा। प्लेसबो इफेक्ट की बात करते हैं। तो प्लेसबो इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? ये एक बिलीफ सिस्टम होता है। बिलीफ सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सपोज कीजिए कि हम क्या होता है, हमें अगर कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं। तो क्या नॉर्मली सिर्फ मेडिसिन हमें हमारी बीमारी ठीक कर रही है? कहीं ना कहीं हमारा एक बिलीफ सिस्टम होता है कि वो जो मेडिसिन है वो हमारी बॉडी पर असर कर रही है, और ये हमारा दिमाग का खेल होता है बेसिकली। तो दिमाग सोचता है कि वो चीज़ हमारे ऊपर इफेक्ट कर रही है और हम लोग क्या होते हैं? ठीक हो जाते हैं। तो ये एक बिलीफ सिस्टम होता है, ये होता है प्लेसबो इफेक्ट। अगर हम किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे ऊपर असर भी करती हैं। तो प्लेसबो इफेक्ट बिलीफ सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 3 हो गया इसका। अब यहाँ पे हेलो इफेक्ट में डेफिनेटली आपका 2 ही बचा। रेटिंग एरर ड्यू टू एट्रीब्यूशन टू सिंगल ट्रेड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक सिंगल ट्रेड देख करके हम लोगों का पूरा जजमेंट कर देते हैं। जैसे कि सपोज करो कि एक कोई टीनेजर है, ठीक है, उसने कोई बदमाशी की, उसने कोई क्या किया, उसने कहीं पे गाड़ी भिड़ा दी, कुछ कर किया। तो बड़े लोग कहते हैं ना कि आजकल के तो बच्चे ही सब ऐसे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक सिंगल ट्रेड के हिसाब से उसको पूरा जज कर लिया गया, पूरे कम्युनिटी को जज कर लिया गया, पूरे ग्रुप को जज कर लिया गया, या एक सिंगल ट्रेड की वजह से उस पर्सन को भी जज कर लिया जाता है कि वो अच्छा होगा या बुरा, ठीक है। तो यही होता है हेलो इफेक्ट। जो आपके ऊपर पहला इफेक्ट पड़ा, आप उसी बेसिस पे सारी चीज़ें जज कर लेते हो, ठीक है ना। तो 3 4 1 2 है आंसर, हमें पहले ही आंसर मिल चुका था 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आई होप कि आपको जो है ये क्लास जो है समझ में आ रही होगी। कोई कंफ्यूजन है तो एज यूजुअल प्लीज़ राइट इट इन द फीडबैक कमेंट सेक्शन, एंड मैं आपके फीडबैक आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, आपके आंसर्स आपको प्रोवाइड करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए ये है आपकी लिस्ट 1 लिस्ट 2 फिर से मैच द फॉलोइंग है, जिसमें कि GS मिल, वॉकर, JB क्लार्क और रिकार्डो, इन सब की बात हुई है। और यहाँ पे क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, वेज फंड थ्योरी है, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी है, सब्सिस्टेंस थ्योरी है। तो इसका मतलब ये किस चीज़ की थ्योरी हुई? ये आपकी सारी वेजेस थ्योरी है, ठीक है, पेज की थ्योरीज है, ठीक है। तो अभी पहला जो थ्योरी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जो वर्कर्स होते हैं बेसिकली उनको उनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उनको पेमेंट करनी चाहिए, यानी कि उनको क्या करना चाहिए भाई? वो जैसे जैसे एड ऑन करेंगे, प्रोडक्टिविटी एड ऑन करेंगे कंपनी के अचीवमेंट में, समझ लो जितने उनका प्रोडक्शन हो रहा है उसमें अपना जैसे एड ऑन करेंगे उसके हिसाब से उनको क्या होगा? पेमेंट मिलेगा, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में यही चीज़ होती है। और और इसको दिया किसने था? इसको दिया था जॉन बेट्स क्लार्क ने, यानी कि JB क्लार्क। तो यहाँ पे JB क्लार्क के सामने हम लोग यहाँ पे 1 मार्क कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है वेज फंड थ्योरी। तो वेज फंड थ्योरी में बेसिकली क्या कहा गया था? वेज फंड थ्योरी में कहा गया था, इसमें बेसिकली कहा गया था कि जो भी अमाउंट होता है कैपिटल का,
ठीक है, यानी मतलब कैपिटल का अमाउंट होता है जो कि सैलरी के लिए देना है, ठीक है, उसको क्या करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब उसका ओनर होता है वो पहले से ही उसको साइड में रख देता है, यानी कि सैलरी के पैसे पहले से ही निकाल के रख दिए जाते हैं, एक फंड की तरह रख दिए जाते हैं, ठीक है, वेज को एक फंड की तरह रख दिया जाता है। और ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी जे.एस. मिल ने, ठीक है। तो वेज फंड थ्योरी किसने दिया था, जे.एस. मिल ने, तो यहाँ पे हम लोग 2 मार्क कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। तो रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, ठीक है। तो जो बचा हुआ रहता है, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे पैसे आए, ठीक है, जो भी इनकम आई, उसमें सारे चीज़ें निकाल के, मतलब कि जो भी लागत लगी और सारी चीज़ें लगी उन सबको निकाल के जो बचा हुआ बचता है, ठीक है, जो बचा हुआ रहता है, पैसे रहते हैं, उसमें से ही वेज जो है वो पे किया जाता है, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से यही था। और ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी फ्रांसिस ए वॉकर ने। फाइन, तो यहाँ पे वॉकर कहाँ है, देखिए वॉकर यहाँ है ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर 3 आपका, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और रिकार्डो ने तो डेफिनेटली सब्सिस्टेंस थ्योरी जो है रिकार्डो ने दी थी, जिसको कि आयरन लॉ भी बोला जाता है, यानी कि आपको जैसे सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक बैलेंस बना के रखना, तो इतना वेज किसी को देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के रख सके, यानी कि जो उसकी मिनिमम ज़रूरत है ये सारी चीज़ें वो पूरी कर सके। और ये बात कही थी डेविड रिकार्डो ने, ठीक है, सब्सिस्टेंस थ्योरी में अपनी, जिसको आयरन लॉ भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि आयरन लॉ किसको कहा जाता है, तो आपको सब्सिस्टेंस थ्योरी को भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको क्या मिला, 2, 3, 1, 4, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें हो गया, 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो ओके, तो आप ये चारों थ्योरी जो है बेसिकली समझ गए ना कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में जितना एड ऑन होगा उतना वेज मिलेगा, वेज फंड थ्योरी में वेज को एज फंड पहले से ही रख दिया जाता है, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी में जो बचता है एंड में उसमें से वेजेस दिए जाते हैं, और सब्सिस्टेंस थ्योरी के हिसाब से उतने वेज देने चाहिए कम से कम जितने में उनकी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो पूरी हो सके, ठीक है। आंसर आपका मिल ही चुका है, आंसर नंबर होगा 4, 2, 3, 1, 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजंस फॉर कंपल्सरी रेस्ट इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर ईच डे। इसमें से किसमें सबसे पहले प्रोविजन बनाया गया था कंपल्सरी रेस्ट इंटरवल के लिए, हाफ एन आवर के लिए, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास चारों फैक्ट्री एक्ट है। 1948 में तो भाई ये प्रोविजन है ही हाफ एन आवर का, और उसके अलावा 1934 में जो है बेसिकली है, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले किया गया था 1891 में, ठीक है। 1891 में ही जो है प्रोविजन आया था 8 घंटे काम का, फिर इसमें हाफ आवर की जो छुट्टी दी गई थी, औरतों के लिए कहा गया था कि आप उनसे जो है क्या कर सकते हो, उनको आप नाइट में आप उनसे काम नहीं करा सकते, ठीक है, मैक्सिमम आप उनसे काम 11.5 घंटे का ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो एड ऑन हुई थी। फाइन, तो ये आपका अगर पूछा जाए कि हाफ एन आवर का रेस्ट इंटरवल की बात किसमें सबसे पहले की गई थी, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1891 में इसका की गई थी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आई और काफ़ी पढ़ने में आपको अच्छा लगा हो, और आपको अगर अच्छा लगा है तो सच में प्लीज़ अपने फीडबैक आप मुझे दीजिए, और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप जितने लाइक करोगे शेयर करोगे तो फिर मैं आपके लिए और भी बहुत सारी क्लासेस लाऊंगी, ठीक है। आप मोटिवेशन चाहिए होता है ना हर चीज़ के लिए, तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, और वो आप लोग कर सकते हो अपने फीडबैक प्रोवाइड करके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, एंड अपने कमेंट लिखना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।